जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्य साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन, जो 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। इसमें हमने 4 लेक्चर पढ़ा दिया है, हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। 12th बायोलॉजी पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन नाम का प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। आपको वहां पर चारों के चारों लेक्चर मिल सकते हैं। आइए हम पढ़ते हैं आज 5वां लेक्चर, जिसमें हमारा टॉपिक है निषेचन पश्च घटना, यानी कि निषेचन के बाद क्या क्या होता है। आपने ये तो पढ़ा था कि निषेचन के बाद भ्रूण बनता है और भ्रूण पोष बनता है, लेकिन भ्रूण का विकास क्या होता है और भ्रूण पोष का कैसे विकास होता है, हम इस सब के बारे में आज समझने वाले हैं। तो पहले यहाँ पर समझ लेते हैं निषेचन पश्च घटना। यहाँ पर लिखा है निषेचन के बाद निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। नंबर 1, भ्रूण एवं उसका विकास, और नंबर 2, भ्रूण पोष का विकास, और नंबर 3 है बीज एवं फल का निर्माण। यानी कि निषेचन के बाद जो होता है भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण पोष का विकास होता है, बीज का निर्माण होता है और फल का निर्माण होता है। फल का निर्माण होता है, फल के अंदर बीज होता है, बीज के अंदर जो होता है भ्रूण होता है और भ्रूण के अंदर भ्रूण पोष होता है। तो अब हम देखते हैं भ्रूण तथा उसका विकास। भ्रूण एवं उसका विकास यहाँ पर है। एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करता है। यह युग्मनज द्विगुणित होता है तथा कुछ विश्रामावस्था के बाद यह भ्रूण में बदल जाता है तथा यह क्रिया एम्ब्रीजीनी कहलाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बीजांड के अंदर एक पराग नली प्रवेश करती है। पराग नली में 2 नर युग्मक होते हैं। तो एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करती है और यह युग्मनज द्विगुणित होता है, क्योंकि जो नर युग्मक होता है वो भी अगुणित और जो अंड कोशिका होती है वो भी अगुणित। तो दोनों संलयित होकर के द्विगुणित हो जाते हैं और कुछ समय रुक करके यह भ्रूण में बदल जाता है। युग्मनज जो होता है वो भ्रूण में बदल जाता है और यह क्रिया जो होती है एम्ब्रीजीनी कहलाती है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं भ्रूण एवं उसका विकास। एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करती है। यह युग्मनज द्विगुणित होता है तथा कुछ विश्रामावस्था के बाद यह भ्रूण में बदल जाता है तथा यह क्रिया एम्ब्रीजीनी कहलाती है। अब नंबर 2 पर है भ्रूण पोष का विकास। आपने भ्रूण समझ लिया, अब भ्रूण पोष का देखिए। आपने देखा कि जब पराग नलिका जो होती है, जब भ्रूण में जब बीजांड में प्रवेश करती है तो उसमें से 2 नर युग्मक स्वतंत्र होते हैं। एक नर युग्मक तो भ्रूण का निर्माण करता है और दूसरा नर युग्मक जो होता है वो ध्रुवीय कोशिका से संलयित होकर के जो होता है भ्रूण पोष का निर्माण करता है। तो जो ध्रुवीय कोशिका होती है ये द्विगुणित होती है और नर युग्मक अगुणित होता है। तो दोनों मिल करके जब संलयित हो जाते हैं तब यह संरचना त्रिगुणित बन जाती है। अब इसी के बारे में पढ़ते हैं भ्रूण पोष का विकास। जब दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय कोशिका से संलयित होकर निषेचन करता है तब एक प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक का निर्माण होता है। जब संलयित होता है तो एक प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक का निर्माण होता है जो त्रिगुणित होता है, जो कि त्रिगुणित होता है, हमने भी बताया। यह बाद में भ्रूण पोष में बदल जाता है। यह एक महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ संग्रहित ऊतक है। यानी कि ये जो होता है यह एक महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ संग्रहित ऊतक है। यानी कि एक ऐसा ऊतक है जो भोज्य पदार्थों को का संग्रहण करता है और भ्रूण को आवश्यकता अनुसार पोषण प्रदान करता है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें भोजन मंड के रूप में संचित रहता है। इसमें जो भोजन होता है वो मंड के रूप में रहता है। इसमें संचित भोज्य पदार्थ भ्रूण के विकास तथा बीज के अंकुरण के समय काम आता है। यानी कि जो इसमें संचित भोजन होता है वो मंड के रूप में रहता है और जब भी भ्रूण के विकास में या बीज के अंकुरण के समय भ्रूण को पोषण की आवश्यकता होती है तब वो भ्रूण पोष से अपना पोषण प्रदान करता है, यानी कि प्राप्त करता है। तो हमने पढ़ लिया कि भ्रूण एवं उसका विकास, भ्रूण पोष का विकास, हमने तीनों पढ़ लिया, दोनों पढ़ लिया। अब हम चलते हैं बीज एवं फल का निर्माण। देखिए यहाँ पर है नंबर 3 पर बीज एवं फल का निर्माण।
बीज एवं फल लिखा है यहाँ पर, लेकिन आप समझ लीजिए बीज एवं फल का निर्माण। क्योंकि जब निषेचन की क्रिया होती है तो वहां पर जो अंडाशय होता है, अंडाशय जो होता है वो फल में बदल जाता है निषेचन के बाद, और जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है। और बीजांड के अंदर जो अंड कोशिका होती है उसे आपने देखा ही कि वो भ्रूण का निर्माण करती है, और जो ध्रुवीय कोशिका होती है वो भ्रूणपोष का निर्माण करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द्विनिषेचन की क्रिया के फल स्वरूप बीजांड बीज में बदल जाता है, बीजांड बीज में बदल जाता है, तथा बाह्य अध्यावरण स्टिग्मा में और अंतः अध्यावरण टैगमेन में बदल जाता है। यानी कि जो बीजांड में आपने देखा कि दो आवरण होते हैं, अध्यावरण और बाह्य आवरण, यानी कि अंतः अध्यावरण और बाह्य अध्यावरण। तो जो अंतः अध्यावरण होता है वो टैगमेन में बदल जाता है। टैगमेन क्या होता है? वो ये भी एक प्रकार की, जैसे कि बीज के ऊपर छिलका होता है, और जो स्टिग्मा होता है ये भी एक प्रकार का छिलका ही होता है। तो जो बाह्य अध्यावरण है ये स्टिग्मा में बदल जाता है, और जो अंतः अध्यावरण है टैगमेन में बदल जाता है, जो कि बीज के कवच होते हैं। अभी हमने बताया कि बीज के कवच होते हैं। और अंडाशय फल में बदल जाता है। हमने बताया कि अंडाशय जो होता है वो फल में बदल जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि निषेचन के बाद पुष्प में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है निषेचन के बाद पुष्प में होने वाला परिवर्तन। निषेचन के बाद पुष्प में होने वाला परिवर्तन। तो देखिए निषेचन के बाद आपने पुष्प में देखा होगा कि पुष्प में पुमंग होते हैं, जायांग होते हैं। जायांग में भी वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय कई भाग होते हैं। पुमंग में पुंकेश में पुंतंतु और परागकोश होते हैं। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि निषेचन के बाद पुष्प के जो जितने भाग होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, उनका क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर है, पहले यहाँ पर देख लेते हैं निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन। नंबर यहाँ पर है बाह्य दलपुंज गिर जाते हैं, यानी कि जो बाह्य दलपुंज होते हैं हरे हरे होते हैं वे सूख जाते, गिर जाते हैं, तथा कभी कभी कुछ समय के लिए लगे रहते हैं। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें दो दो चार दिन के लिए लगे रहते हैं, नहीं तो फिर बाद में वो भी गिर जाते हैं। तथा दलपुंज वर्तिकाग्र, वर्तिका एवं पुमंग सब गिर जाते हैं। यानी कि जो पुमंग होता है पुरुष वाला भाग वो भी गिर जाता है, और स्त्री भाग जो होता है उसमें से वर्तिकाग्र और वर्तिका भी गिर जाते हैं, और दलपुंज जो रंग बिरंगा भाग होता है वो भी गिर जाता है। अंडाशय फल में तथा बीजांड बीज में बदल जाता है। अब देखिए निषेचन के पश्चात जो बाह्य दलपुंज होते हैं वे सूखकर गिर जाते हैं या कुछ समय तक लगे रहते हैं। जैसे आप टमाटर में देख लीजिए, टमाटर में जो हरा वाला भाग होता है कुछ कुछ दिन तक लगा रहता है, तो वो क्या है? बाह्य दलपुंज कुछ समय तक लगा रहता है, लेकिन ज्यादातर पौधों में टूट के गिर जाते हैं। और दलपुंज जो होता है, दलपुंज भी लगभग गिर ही जाते हैं। वर्तिकाग्र ये भी गिर जाता है, वर्तिका ये भी गिर जाता है, पुमंग ये भी गिर जाता है। अंडाशय जो होता है वो फल में बदल जाता है, और बीजांड जो होता है वो बीज में बदल जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं निषेचन के बाद बीजांड में होने वाले परिवर्तन। देखिए निषेचन के बाद बीजांड में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। बीजांड में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। बीजांड में जैसे कई भाग होते हैं, बाह्य अध्यावरण, अंतः अध्यावरण, और उसके बीजांड वृंत होते हैं, बीजांड काय होते हैं, बीजांड द्वार होता है, निभाग होता है, ये सारे भाग होते हैं ना। तो कौन किस में चेंज होता है अब इसे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है निषेचन के बाद बीज में होने वाले परिवर्तन। बाह्य अध्यावरण बीज का बीज चोल बनाता है, यानी कि जो बाह्य अध्यावरण होता है ये बीज का बीज चोल बनाता है, जिसे स्टिग्मा भी कहते हैं। और अंतः अध्यावरण बीज का अंतः कवच बनाता है, जिसे टैगमेन कहते हैं। बीजांड वृंत नष्ट हो जाता है, बीजांड द्वार उसी रूप में रहता है। बीजांड द्वार होता है वो उसी रूप में रहता है। जैसे आप चने में देखे होंगे, चने में छोटा सा छिद्र पाया जाता है, वो क्या है? वो पहले बीजांड द्वार था, लेकिन अब फल का निर्माण हो गया तो वो बीजांड द्वार छिद्र के रूप में रह जाता है। तो ऐसे ऐसे सभी फलों में होता है। तो जो पहले बीजांड द्वार होता है वो छिद्र के रूप में रह जाता है, और बीजांड का प्राय समाप्त हो जाता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बाह्य अध्यावरण बीज का बीज चोल बनाता है, अंतः अध्यावरण बीज का अंतः चोल बनाता है, बीजांड वृंत नष्ट हो जाता है,
बीजांड द्वार उसी रूप में रहता है। बीजांड काय प्रायः समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर देख चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे कि निषेचन के बाद भ्रूण कोश में परिवर्तन। निषेचन के बाद भ्रूण कोश में परिवर्तन। अब देखिए, जो बीजांड होता है, बीजांड पहले हमने क्या देखा था कि फूल के अंदर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तो उसके अंदर बीजांड था। बीजांड के अंदर कौन कौन से परिवर्तन, अब बीजांड के अंदर भ्रूण कोश है, तो हम देखेंगे भ्रूण कोश में कौन कौन से परिवर्तन होता है। भ्रूण कोश में आपने देखा था ध्रुवीय कोशिका, अंड कोशिका, सहायक कोशिका, प्रतिमुख कोशिका, 4 प्रकार की कोशिकाएं थी। अब देखते हैं कि कौन सी कोशिका किस कोशिका में चेंज होती है। यहाँ पर लिखा है प्रतिमुख कोशिका। प्रतिमुख कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, सहायक कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं। ध्रुवीय कोशिका जो होती है वो नर युग्मक से क्रिया करके भ्रूणपोष बनाता है। तो यहाँ पर लिखा है भ्रूण ध्रुवीय कोशिका भ्रूणपोष का निर्माण करती है तथा अंड कोशिका युग्मनज में बदल जाता है। और जो अंड कोशिका होती है वो युग्मनज का निर्माण करती है, जो बाद में धीरे धीरे भ्रूण कोश यानी कि भ्रूण में बदल जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रतिमुख कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, ध्रुवीय कोशिका भ्रूणपोष में बदल जाती हैं और अंड कोशिका युग्मनज में बदल जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देख लिया कि निषेचन के पश्चात कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। उसमें था भ्रूण का विकास, भ्रूणपोष का विकास, फल एवं बीज का निर्माण, ये तीनों था। उसके बाद हमने देखा कि निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन, निषेचन के बाद बीजांड में होने वाले परिवर्तन, निषेचन के बाद भ्रूण कोश में होने वाले परिवर्तन, हमने सब देख लिया। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।